तो भाई अब हम स्टार्ट करेंगे जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका सॉल्यूशन चैप्टर। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एक छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कंसंट्रेशन टर्म को डिस्कस करेंगे जो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में यूज हो। उसके बाद यहाँ पे आप क्या डिस्कस करने वाले हैं, वेपर प्रेशर। फिर आप यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं, वेंट ऑफ फैक्टर। ये नई चीज है भाई, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आप यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आप जो इसकी 4 इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और ऑस्मोटिक प्रेशर। और फिर हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं सोलबिलिटी ऑफ गैसेज। जिसको हेनरी ने डिस्कस किया था, इसलिए हम इसको हेनरीज लॉ भी बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एक छोटा सा चैप्टर है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। 2 क्वेश्चन लास्ट नीट 2019 में यहाँ पे 2 क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर से, आइडियल सॉल्यूशन में से। दोनों के दोनों क्वेश्चन आइडियल सॉल्यूशन में से, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन टर्म को। और एक कंसंट्रेशन टर्म तो आपका पूरा फिजिकल केमिस्ट्री में यूज होने वाला है। ठीक है, क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन टर्म। तो कंसंट्रेशन टर्म को स्टार्ट करते हैं। तो कंसंट्रेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जैसे मान लीजिए मैंने 3 बीकर ले लिए यहाँ पे। फर्स्ट बीकर में पानी और इसमें मैंने NaCl डाल दी। सेकेंड में पानी में मैंने मिल्क मिला दिया। और थर्ड बीकर में पानी के अंदर मैंने सैंड मिला दिया। तो अगर ये काम मैं आपके सामने करता हूं तब तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर मैं यही काम आपकी एब्सेंस में करता हूं और फिर मैं आपको बुला के पूछता हूं, तो जिस बॉटल में मैंने पानी में नमक मिलाया होगा, क्या आप लोग उसको पहचान सकते हैं कि मैंने उसमें नमक मिलाया है? जो फर्स्ट वाला है, अगर ये काम मैं आपकी एब्सेंस में करूं और फिर मैं आपसे पूछूं कि ये जो मेरे पास पानी का एक बोतल था, इसमें मैंने आपकी एब्सेंस में नमक मिला दिया, तो अगर मैं वो वाला पानी आपको दिखाऊं तो क्या आप लोग पहचान सकते हैं कि उसमें क्या पानी मिलाया हुआ मैंने? अभी पहचान सकते हैं? नहीं पहचान सकते। क्यों? क्योंकि जो पानी होगा इसमें पूरी तरह डिसॉल्व हो गया होगा। तो इसलिए हाँ, अगर आप उसको टेस्ट करेंगे
तब आप बोलेंगे कि सर आपने इसमें नमक मिलाया हुआ है, लेकिन बिना टेस्ट करे आप उसको नहीं पहचान सकते कि इस पानी के अंदर मैंने क्या मिलाया हुआ है। तो ऐसे ही मिक्सचर को हम ट्रू सॉल्यूशन का नाम देते हैं। और यहाँ पे जिस भी सॉल्यूशन में मैंने मिल्क मिलाया होगा, इसमें तो आप आसानी से पहचान जाएंगे कि सर इसमें आपने मिल्क मिलाया हुआ है, और इस तरह के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। इस तरह के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। और इसमें तो भैया आप आसानी से पहचान सकते हैं, बड़े बड़े सैंड के पार्टिकल इसके बॉटम में बैठ गए होंगे, तो आसानी से हम पहचान सकते हैं। और इस तरह के मिक्सचर को बोला जाता है सस्पेंशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ two or more component in which each component will lose its identity and the component of solution is known as solute and solvent। तो लिखेंगे भाई सॉल्यूशन क्या होता है। अब हम बात करने वाले हैं ट्रू सॉल्यूशन की, ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिखिए सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन is a homogeneous mixture of two or more component in which each and individual component will lose its identity and component of solution is known as solute and solvent। तो सॉल्यूशन क्या होता है? एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें जो भी कंपोनेंट आप मिला रहे हैं, हर कंपोनेंट अपनी पहचान खो देता है। जैसे मैंने पानी के अंदर नमक को मिलाया, तो क्या आप इस सॉल्यूशन के अंदर पहचान पाएंगे कि कौन से नमक के पार्टिकल है, कौन से पानी के पार्टिकल है? बिल्कुल भी पहचान नहीं पाएंगे। और ये जो कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन के, इनका नाम होता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो अगर मैं यहां पे बात करूं तो सॉल्यूशन किससे मिलके बनता है? सॉल्यूशन मिलके बनता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन क्या है भाई? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कॉम्बिनेशन है। अब व्हाट इज सॉल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट? सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है? तो जनरली ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट लेस अमाउंट में होता है, जो कंपोनेंट लेस अमाउंट में होता है उसको सॉल्यूट बोला जाता है, और जो कंपोनेंट एक्सेस अमाउंट में होता है उसको सॉल्वेंट बोला जाता है। आई रिपीट, मैंने बोला ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस हम मान के चलते हैं कि सॉल्यूशन में जो भी कंपोनेंट लेस अमाउंट में होगा उसको सॉल्यूट बोला जाएगा, और जो एक्सेस में होगा उसको सॉल्वेंट बोला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं, मेरे पास है 40% ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन। बहुत सारे बच्चे तो क्या करते हैं भाई, परसेंटेज को देख के डर जाते हैं। क्या मुझे बता सकते हैं इसका क्या मीनिंग है 40% ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन का? 40 ग्राम।
हाँ मतलब जो 40 वॉल्यूम इथेनॉल का है और जो बच गया वो सॉल्वेंट का वॉल्यूम है। मतलब आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि 40 वॉल्यूम सॉल्यूट हो गया और जो 60 हो गया वो आपका सॉल्वेंट हो गया। तो यहाँ पे अपना सॉल्यूट कौन होगा भाई? इथेनॉल। यहाँ पे अपना सॉल्यूट कौन होगा भाई? इथेनॉल। अगर मैं यहाँ पे बात करूं 60% इथेनॉल सॉल्यूशन, तो बोलिए भाई इसका मतलब क्या हो गया? 60 वॉल्यूम इथेनॉल, 40 वॉल्यूम पानी। तो यहाँ पे अपना सॉल्यूट कौन होगा? हैवी। व्हाट इज सॉल्वेंट इन दिस केस? इस केस में 60 वॉल्यूम इथेनॉल का है और 40 वॉल्यूम पानी का है। तो यहाँ पे पानी की अमाउंट कम है, तो यहाँ पे जो सॉल्यूट होगा हमारा कौन होगा? पानी। लेकिन अगर मैं ऐसे बोल दूं भाई 50% इथेनॉल सॉल्यूशन, तो यहाँ पे 50 वॉल्यूम इथेनॉल का ही है और 50 वॉल्यूम पानी का है। तो यहाँ पे आपका सॉल्यूट कौन होगा? यहाँ पे आपका सॉल्यूट कौन होगा भी बताइए मुझे। यहाँ पे आपका सॉल्यूट पानी भी हो सकता है और इथेनॉल भी हो सकता है। तो इसलिए ये जनरली हम मान के चलते हैं कि सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट लेस अमाउंट में है वो आपका सॉल्यूट और जो एक्सेस में है वो सॉल्वेंट। जैसे एक और एग्जांपल दे रहा हूं, सॉल्टेड वाटर। तो इस सॉल्टेड वाटर में NaCl और पानी। NaCl क्या है मेरा यहाँ पे? सॉल्यूट। और H2O क्या है मेरा यहाँ पे? सॉल्वेंट। इसी तरह मेरे पास है जैसे एक्वा सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। तो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ यूरिया में कौन सॉल्यूट है मेरा भाई और कौन सॉल्वेंट है? एक्वा सॉल्यूशन यूरिया में सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन कंपोनेंट है? बताओ भाई जल्दी से। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ यूरिया का मतलब क्या है? आपने यूरिया को पानी में डिसॉल्व करके रखा है। तो यहां पे जो सॉल्यूट होगा वो आपका यूरिया है और जो सॉल्वेंट है वो आपका पानी है। ठीक है, क्लियर है सबको? तो नेक्स्ट है मेरे पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूशन को जनरली हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे दो टाइप्स में। सॉल्यूशन को आप दो टाइप्स में यहाँ पे डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू, जनरली हम जो मेन है हमारा हुआ यहाँ पे वो होता है बाइनरी सॉल्यूशन। और बाइनरी सॉल्यूशन को ही हम यहाँ पे ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, इसी को हम ज्यादा यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब दो कंपोनेंट जिसमें एक सॉल्यूट दूसरा सॉल्वेंट। एक ही सॉल्यूट होगा और एक ही सॉल्वेंट होगा। इसी तरह और भी बहुत सारे टाइप होते हैं। टर्नरी सॉल्यूशन।
टर्नरी सॉल्यूशन का मतलब क्या है? ऐसा सॉल्यूशन विच हैज थ्री कंपोनेंट, सॉल्यूशन हैविंग थ्री कंपोनेंट। और टर्नरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट सॉल्यूट होंगे और एक सॉल्वेंट होगा। सेकेंड टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, तो ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन solution can be classified into dilute solution. dilute solution से क्या समझते हैं? solute is very less and concentrated solution mean solute is मोर। तो अगर सॉल्यूट बहुत कम होगा तो उस तरह के सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन बोला जाएगा, और अगर सॉल्यूट ज्यादा होगा तो उसको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोला जाएगा। उसको क्या बोला जाएगा? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्लियर है सबको? नेक्स्ट टर्म है भाई अपने पास व्हाट इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है? तो कंसंट्रेशन को भी कैसे डिफाइन करेंगे आप लोग यहां पे? व्हाट इज कंसंट्रेशन? बताओ भाई जल्दी से। देखिए, जैसे जिसको खाना नहीं बनाने आता है, चलो मैं अपनी बात कर लेता हूं। तो अगर मैं मान लीजिए खाना बनाने जाऊं और मुझे एक कटोरी सब्जी बनानी है, तो मैं क्या करूंगा? उसमें 1 चम्मच नमक डालूंगा। अगर मुझे 2 कटोरी सब्जी बनाना है तो मैं क्या करूंगा? उसमें 2 चम्मच नमक डाल दूंगा। तो नमक देखिए, पहले मैंने 1 कटोरी के लिए 1 चम्मच डाला, 2 कटोरी के लिए 2 चम्मच डाला, तो नमक जो नमक था 1 कटोरी के लिए 1 चम्मच, 2 के लिए 2 चम्मच, तो यही क्या है? वेरी कर रहा है। इसी चीज को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे कंसंट्रेशन बोलेंगे। और ये जो कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूशन की, इसको सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में ही हमेशा डिफाइन किया जाता है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट। तो लिखेंगे सभी व्हाट इज कंसंट्रेशन। तो लिखेंगे व्हाट इज कंसंट्रेशन, तो लिखेंगे कंसंट्रेशन इज ऑलवेज डिफाइंड with respect to solute. Concentration of solution is always defined with respect to solute and is defined as the ratio of mass oblique mole oblique volume, the ratio of mass oblique mole oblique volume of solute to the mass oblique volume of solution. और सॉल्वेंट, एक ऐसी कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें सॉल्वेंट भी आता है, मोलैलिटी। तो दिस इज मैथमेटिकली कंसंट्रेशन इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ द मास ओब्लिक मोल ओब्लिक वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट टू द मास ओब्लिक वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ओब्लिक सॉल्वेंट। एक कंसंट्रेशन टर्म है, यहाँ पे सॉल्वेंट भी आता है मोलैलिटी में। अब ये जो कंसंट्रेशन जो हमारे पास कंसंट्रेशन है,
इसको भाई मैंने दो ग्रुप में डिवाइड करके रखा है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। जितनी भी यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन है, जितनी भी यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन है, उनको हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए में हमने किसको रखा है, जो भी वॉल्यूम रिलेटेड है, और ग्रुप बी में हमने किसको रखा है, जो भी मास से रिलेटेड है। ग्रुप ए में वॉल्यूम से रिलेटेड, ग्रुप बी में मास से रिलेटेड। जो वॉल्यूम होता है भाई, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ने या कम होने से वॉल्यूम भी कम या ज्यादा होगा, एक्सपैंड या कॉम्प्रेस हो जाएगा। लेकिन मास का टेम्परेचर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो वॉल्यूम वाली जितनी भी है, ये यार टेम्परेचर डिपेंड है। पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन विल डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। तो वॉल्यूम वाली जितनी भी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और मास वाली टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब कौन कौन सी यूनिट है जिनको मैं ग्रुप ए में रखूंगा, और कौन कौन सा वो यूनिट कंसंट्रेशन है जिनको हम ग्रुप बी में रखेंगे। तो ग्रुप ए और ग्रुप बी, ग्रुप ए हमारा वॉल्यूम से रिलेटेड, तो कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म है इसमें, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। सेकेंड, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। फिर मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी। तो ये तो हमारा ग्रुप ए। और ग्रुप बी में कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म है हमारी, ग्रुप बी में मास रिलेटेड मतलब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, कौन कौन सी यूनिट है, परसेंटेज बाय वेट, फिर मोल फ्रैक्शन, देन मोलैलिटी और पीपीएम, अभी हमने पढ़ा पार्ट्स पर मिलियन। एक और चीज बताना चाहता हूं, अगर अपने को डेंसिटी पता चल जाए, क्या पता चल जाए भाई, डेंसिटी पता चल जाए, तो एक यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर अपने को डेंसिटी पता चल जाए तो ग्रुप ए से ग्रुप बी में जा सकते हैं, अगर आपको डेंसिटी गिवन हो। इसमें से नॉर्मेलिटी को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पीपीएम को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ग्रुप ए में भी 3 कंसंट्रेशन टर्म अपने को पढ़ना है, और ग्रुप बी में भी अपने को 3 कंसंट्रेशन टर्म को पढ़ना है। ठीक है, क्लियर है। तो कल हम 1 बाय 1 सभी कंसंट्रेशन टर्म को डिस्कस करेंगे। आप लोग यहाँ तक इसको रिवाइज करके आए, और जो भी इसका असाइनमेंट होगा वो मैं आप लोगों को ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, और कल वाले क्वेश्चन का आंसर भी ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा।